नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल में। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि मुग़ल बादशाहों का इतिहास हमें इतने अच्छे से कैसे बताया गया? कैसे मुग़ल शासकों के हुलिये से लेकर उनके प्रशासन की बारीकियों तक विस्तार से बताया गया? वहीं मुग़ल बादशाहों के महान समकालीनों का इतिहास इतने विस्तार से हमें ज्ञात नहीं, जैसे महाराणा सांगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य, बंदा बहादुर। इसका कारण ये है कि मुग़ल बादशाहों ने अपने दरबार में कुछ ऐसे लोग रखे थे जो उनके साथ रहते हुए उनके जीवन को शब्दांकित करते थे, यानी अपने मुग़ल बादशाह के साथ रहकर उनकी ही जीवनी लिखते थे। यही वजह है कि बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक हमें एक एक बादशाह के बारे में विस्तार से पता है। मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में भी हमें सबसे पहले उसके दरबार के समकालीन लेखकों द्वारा ही पता चला। आइए आज के वीडियो में देखते हैं कि वो कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें अकबर के हर एक साल का ब्यौरा मिला। सबसे पहला स्रोत अकबरनामा। अकबर के नवरत्नों में शामिल और उस समय के प्रसिद्ध दरबारी अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा लिखी। अकबरनामा 3 भागों में लिखी गई थी, जिसके पहले भाग में तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगलों का इतिहास बताया गया है। दूसरे और तीसरे भाग में 1602 तक का अकबर का सारा इतिहास वर्णित है। अकबरनामा से हमें सिर्फ अकबर के बारे में ही नहीं, बल्कि बाबर और हुमायूं के जीवन के बारे में भी सिलसिलेवार तरीके से पता चलता है। अकबर के हर सैनिकी अभियान से लेकर उसकी हिंदू नीतियों तक इस पुस्तक में विस्तार से हर पहलू पर लिखा गया है। लेकिन दर्शक ये बात ध्यान में रखें कि ये किताब एक सेवक द्वारा अपने मालिक पर लिखी गई है, इसलिए अपने मालिक की बुराई लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अबुल फजल ने अकबर का ही नहीं बल्कि बाबर और हुमायूं का चरित्र भी बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा। अकबरनामा पढ़कर अकबर को महान कहना कहाँ तक जायज़ है? अकबरनामा से अबुल फजल की ईमानदारी कम और उसकी चापलूसी ज़्यादा झलकती है। उसने अपनी किताब में तीनों की इतनी तारीफ़ की है कि उसका झूठ अपने आप ही पकड़ा गया है। उसकी विश्वसनीयता इस बात से भी कम हो जाती है कि वो अकबर और अन्य मुग़ल बादशाहों के मुकाबले उनके दुश्मनों को बहुत ही हीन शब्दों में अलंकृत करता है। शेरशाह सूरी को हुमायूं को हराने के बावजूद अबुल फजल से कोई इज्जत नहीं मिलती। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के स्वाभिमानी यलगार को भी वह घमंड, अहंकार और गुरूर के तराजू में तोलता है। अब आते हैं दूसरे स्रोत पर। अकबर पर अबुल फजल की एक और किताब है, नाम है आईने अकबरी। लेकिन इस किताब में अकबर के जीवन की घटनाओं को नहीं, बल्कि अकबर के प्रशासन, उसकी नीतियाँ, उसके न्याय और उसके नियमों को आधारित किया है। ये किताब भी 3 भागों में लिखी गई है, क्योंकि इसमें अकबर के चरित्र की अतिशयोक्ति से ज़्यादा उसके न्याय, नीति और नियम बताती है। इसलिए अकबर को महान कहने के लिए इसी किताब का ज़्यादा आधार लिया जाता है। तीसरा स्रोत है तबगाते अकबरी। ये किताब निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। ये किताब भी 3 भागों में विभाजित है, जिसमें मुस्लिमों के भारत पर आक्रमण से लेकर अकबर के 39 सालों तक के प्रशासन का इतिहास बताया है। पहले भाग में दिल्ली सल्तनत का इतिहास, दूसरे भाग में मुगलों के आगमन से लेकर अकबर के 39 सालों तक के प्रशासन का इतिहास तथा तीसरे भाग में भारत के तत्कालीन राज्यों का इतिहास बताया गया है। चौथा स्रोत है मुंतखाब उत तवारीख, जिसे तारीख बदायूनी भी कहा जाता है। ये किताब अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी थी, जो अकबर के ही दरबार में अबुल फजल के साथ बादशाह को आध्यात्मिक मशवरों के साथ वैचारिक पोषण भी करता था। लेकिन बदायूनी अबुल फजल से जलता था, क्योंकि अबुल फजल अकबर के ज़्यादा करीब था। बाकी किताबों की ही तरह ये भी 3 भागों में लिखी गई है। पहले भाग में उसने हुमायूं तक का इतिहास बताया है, दूसरे भाग में 1594 तक का अकबर का इतिहास है और तीसरे भाग में उसने अकबर की निंदा की है। बदायूनी की इस किताब को इतिहास में खास महत्व है,
क्योंकि निंदा करने के मकसद से ही सही, लेकिन इससे हमें अकबर का दूसरा चेहरा साफ साफ दिखता है। अकबर के शासन में रहकर उसके ही खिलाफ लिखने का साहस बदायूनी नहीं कर सका, इसलिए यह किताब अकबर की मृत्यु के बाद लिखी गई है। इस वीडियो का मकसद आपको उन स्रोतों से मिलाना था जिनसे हमें अकबर के चरित्र एवं अकबर के इतिहास के बारे में पता चलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।